हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ड्रग्स फॉर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। दिस डिजीज इज completely different from IBS, which is irritable bowel syndrome, राइट? तो हमें इससे IBS से कंफ्यूज नहीं करना है। IBS होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। IBS होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, राइट। ये कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन नहीं होती है। यहाँ पे हम बात करेंगे IBD की, जो कि है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, राइट। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में मेनली दो डिजीज आती हैं, विच आर अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज, ठीक है। तो मैंने बोला कि IBD के अंदर, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर दो डिजीजेज आती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज, ठीक है। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन इसे कंबाइनली IBD क्यों बोला गया है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज क्यों बोला गया है, क्योंकि इन दोनों के ही जो सिम्टम्स होते हैं वो सेम आते हैं। जैसे कि डायरिया होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, ब्लीडिंग होगी बहुत ज़्यादा। कई बार ब्लीडिंग होने की वजह से एनीमिया देखा जाता है, वेट लॉस देखा जाता है। तो ये कंबाइंड सिम्टम्स सेम आते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो देखेंगे आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की। डिटेल में तो इसे हम पैथो में पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने के लिए। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है, देखो यहाँ पे भी दिखा रखा है, एक इन्फ्लेमेशन कॉन्टिन्यूस पैटर्न में इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न में इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन के साथ कई बार सोर्स बन जाते हैं, अल्सर्स देखे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लाइनिंग इफेक्ट होती है, ठीक है, मेनली इनर लाइनिंग इफेक्ट होती है, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग इफेक्ट होती है, ठीक है। और ये देखो किसको इफेक्ट कर रहा है, मेनली लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर रहा है, और कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन है। सिम्टम्स वही आएंगे जो मैंने बताया, कंबाइनली सेम सिम्टम्स देखे जाते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी, क्रॉन्स डिजीज में भी, डायरिया, डिस्कम्फर्ट, ब्लीडिंग, एनीमिया वगैरह, ठीक है। आगे बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। हमने देख लिया, मैंने बताया इसमें कॉन्टिन्यूस इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन के साथ अल्सर देखे जाते हैं कई बार। सिर्फ और सिर्फ इनर लाइनिंग इफेक्ट होती है, ठीक है। और जो इन्फ्लेमेशन है सिर्फ और सिर्फ कॉलन से लेके रेक्टम तक ही लिमिटेड होता है, कहीं और इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कहीं पे हम इन्फ्लेमेशन नहीं देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे इन्फ्लेमेशन नहीं देख रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं इन्फ्लेमेशन नहीं देख रहे हैं, ओनली ओनली लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं क्रॉन्स डिजीज में। क्रॉन्स डिजीज में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन कहीं भी डेवलप हो सकता है GIT में, ठीक है। पूरे GIT में कहीं भी इन्फ्लेमेशन डेवलप हो सकता है, किस कंडीशन में, क्रॉन्स डिजीज में, ठीक है। देखो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व है, कई बार स्टमक भी इन्वॉल्व हो सकता है, ईसोफेगस भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो क्रॉन्स डिजीज में क्या होता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है पैच के फॉर्म में, जगह जगह पैचेस के फॉर्म में, देखो ये हो रहा है, जगह जगह हो जाता है इन्फ्लेमेशन। ये वहां पे तो क्या था, एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इन्फ्लेमेशन था, यहाँ पे क्या है, पैच के फॉर्म में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये हेल्दी पार्ट्स दिखा रखे हैं वाइट से, इन्फ्लेम्ड पार्ट रेड से दिखा रखे हैं। तो हेल्दी पार्ट्स क्या है, इन्फ्लेम्ड एरियाज के साथ मिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। किस कंडीशन में, क्रॉन्स डिजीज की कंडीशन में। और हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखा था कि सिर्फ और सिर्फ इनर लाइनिंग इफेक्ट हो रही थी, इसमें एंटायर थिकनेस, सारी की सारी लेयर्स इफेक्ट होंगी, ठीक है। तो और सिम्टम्स वही आएंगे, डायरिया, डिस्कम्फर्ट, ब्लीडिंग, एनीमिया और वेट लॉस, ठीक है। तो हमने बात करी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की, जिसके अंदर दो डिजीजेस आ रही थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो इन्फ्लेमेशन था कॉन्टिन्यूस था, क्रॉन्स डिजीज में इन्फ्लेमेशन क्या है, पैच के फॉर्म में है, इरेगुलर फॉर्म में है, और GIT में कहीं भी हो सकता है। वहां सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो रही थी, इसमें पूरा GIT इन्वॉल्व हो रहा है। साथ ही साथ क्रॉन्स डिजीज में जो हेल्दी पार्ट्स हैं वो मिक्स्ड रह रहे हैं इन्फ्लेम्ड एरियाज के साथ। वहां सिर्फ अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ इनर लाइनिंग इफेक्टेड थी, यहाँ सारी की सारी लेयर्स इफेक्ट होंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे भी वही डिफरेंस बता रखा है।
कि एक पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूस पैटर्न में होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस में, पैचेस के फॉर्म में होगा क्रॉन्स डिजीज में। यहाँ पे भी अलग अलग इमेजेस से दिखाने का यही मतलब है कि चीज़ें याद हो जाएं। अब यहाँ पे एक डिफरेंस बता रखा है अल्सरेटिव कोलाइटिस में और क्रॉन्स डिजीज में, ठीक है। तो लिमिटेड टू लार्ज इंटेस्टाइन, कॉलम एंड रेक्टम, जो हमने फर्स्ट वाली स्लाइड देखी थी उसमें यही था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है। लेकिन क्रॉन्स डिजीज में क्या है, इन्फ्लेमेशन में डेवलप एनी वेयर इन द जीआई ट्रैक्ट, माउथ टू एनस, माउथ से लेके एनस तक कहीं भी हो सकता है, यहाँ सिर्फ कॉलन और रेक्टम इफेक्ट होगा, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या अकर इन रेक्टम एंड कोलन इन्वॉल्विंग पार्ट आर एंटायर कोलन, मोस्ट commonly occur at the end of the small intestine, most common जो लोकेशन बता रखी है, appears in continuous pattern, ठीक है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस कैसे मिलेगा, कॉन्टिन्यूस पैटर्न में मिलेगा। हमने देखा था एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न में ऐसे करके लगातार जो इन्फ्लेमेशन था, इसमें क्या है, पैचेस के फॉर्म में इन्फ्लेमेशन है, ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन आकर इन द इनर मोस्ट लाइनिंग, इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो इफेक्ट हो रही थी वो सिर्फ इनर मोस्ट लाइनिंग इफेक्ट हो रही थी, लेकिन क्रॉन्स डिजीज में पूरी पूरी थिकनेस, एंटायर थिकनेस इन्वॉल्व थी। अब इसके कितने केसेस पाए जाते हैं, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अबाउट 30% केसेस मिलते हैं पेशेंट्स में, और क्रॉन्स डिजीज के 67, तो ज़्यादा दिक्कत वाली डिजीज है क्रॉन्स डिजीज, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन होती है। देखो, एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब है, मेनली इन्फ्लेमेशन कहाँ दिखाई दे रहा है, इंटेस्टीन में दिखाई दे रहा है, लेकिन इंटेस्टीन्स के बाहर जो मैनिफेस्टेशंस इस डिजीज की दिखाई देती हैं, आईबीडी की, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की दिखाई देती हैं, जैसे कि फीवर होना, ओरल अल्सरेशन हो जाती हैं, ठीक है, आर्थराइटिस हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, ठीक है, यूवेइटिस हो सकता है, यानी आइज का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। किस किस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीजेस में। और ये लगभग मान लिया कि 100 पेशेंट हैं अगर आईबीडी के, 100 पेशेंट है अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज के, तो उनमें से 50 में ये सारे मैनिफेस्टेशन दिखाई देंगे। क्या क्या मैनिफेस्टेशन, फीवर होना, अल्सरेशन होना, आर्थराइटिस, डर्मेटाइटिस, हेपेटाइटिस, यूवेइटिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस बता रखा है, यहाँ पे डिफरेंस बता रखा है बिटवीन आईबीडी एंड आईबीएस। मेन डिफरेंस जो है इसमें वो है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इसमें क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो बाउल मूवमेंट्स है वो ऑल्टर हुए हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस पढ़ लेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम ड्रग्स के बारे में, ठीक है। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में क्या क्या ड्रग्स यूज़ की जाती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं 5 ASA कंपाउंड्स, ठीक है। 5 ASA कंपाउंड्स क्या होते हैं, अमीनो सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड्स, ठीक है। ASA का मतलब क्या है, अमीनो सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड्स, अमीनो सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड्स। तो जब हमने एस्पिरिन पढ़ा था, तो एस्पिरिन भी क्या था, एक सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड था, याद होगा अगर, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोल रहे थे हम उसे, ठीक है। तो जो 5 ASA कंपाउंड्स होते हैं, ये होती है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यूसी, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, 5 ASA कंपाउंड्स होते हैं। अब इसमें मेनली क्या आते हैं, सल्फासालाजीन आता है, ठीक है, जिसकी हम बात भी करेंगे। तो सल्फासालाजीन क्या है, ये एक कंपाउंड होता है ऑफ सल्फापिरिडीन एंड 5 ASA, सल्फापिरिडीन और 5 ASA का कंपाउंड होता है, आपस में एजो बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। काम का कौन है इन दोनों में से हमारे, तो काम का होता है 5 ASA, ठीक है। 5 ASA क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन शो करता है, जो हमें चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, तो इस कंडीशन में एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन 5 ASA दिखाता है, ठीक है। तो सल्फासालाजीन हो गया, मैंने बता दिया, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस। दूसरी बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में क्या आते हैं, प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, मेनली स्टेरॉइड्स जो हो गए, ठीक है। ये होते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रॉन्स डिजीज।
ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रॉन्स डिजीज। लेकिन ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं इनका सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म यूज किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म यूज करने के लिए होते हैं। अगले आते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट। क्यों? क्योंकि ये इम्यून मीडिएटेड एक ऑटो इम्यून डिजीज है। आईबीडी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इसलिए हमें इम्यूनोसप्रेसेंट देना जरूरी हो जाता है। ठीक है, एजाथायोप्रीन आता है जिसमें। तो इम्यूनोसप्रेसेंट क्या करते हैं, ये जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है या डीएनए सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करने का काम करते हैं। इसको इनहिबिट करने से क्या होगा, जो लिम्फोसाइट्स है उनकी फॉर्मेशन बंद हो जाएगी, जिससे एंटीबॉडी प्रोडक्शन बंद हो जाएगा और इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स में अजाथायोप्रिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले आते हैं टीएनएफ इनहिबिटर्स। टीएनएफ क्या होता है? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। टीएनएफ को बोला जाता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ये क्या आता है, इसमें इन्फिक्सीमैब आता है। जब हमने ओमेलिजुमैब की बात भी की थी, जब हमने एंटी एस्थमेटिक्स पढ़े थे, तो जब भी ये ओमेलिजुमैब, इन्फिक्सीमैब ऐसे करके जो आते हैं मेडिसिन की बहुत ही हाई कॉस्ट की रहती हैं। ठीक है, कॉस्टली रहती हैं। तो ये इसीलिए ज़्यादा फेमस ड्रग्स नहीं है, इनका यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता है। इन्फेक्शंस कॉज करती हैं कई सारे। ठीक है, इनको सिर्फ सीवियर केसेस में दिया जाता है। तो और साथ ही साथ अगर क्रॉन्स डिजीज़ है, क्रॉन्स डिजीज़ की सीवियर केसेस में दिया जाएगा। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी रिफ्रैक्टरी अल्सरेटिव कोलाइटिस में दिया जाता है। अब रिफ्रैक्टरी की क्या बात है, जब मैंने बताया कि जो सल्फासालाजीन है, सल्फासालाजीन ड्रग ऑफ चॉइस है अल्सरेटिव कोलाइटिस की। ठीक है, अगर सल्फासालाजीन से अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक नहीं होता है, ठीक है, फिर हम इसके बाद जंप करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से भी अगर ये अल्सरेटिव कोलाइटिस ट्रीट नहीं होता है, फिर जाके हम लास्ट में आते हैं टीएनएफ इनहिबिटर्स के पास, इन्फिक्सीमैब, ओमेलिजुमैब, ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब इनके बारे में बात करेंगे। ट्रीटमेंट वही अभी हमने बात करी, क्या क्या चीज़ें आ रही थी इसमें, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, सल्फासालाजीन आ रहा था, ग्लू कॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो भी हो गए, इम्यूनो सप्रेसेंट्स आ गए, टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर्स आ गए, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, राइट। आगे चलते हैं, पहली बात आई सल्फासालाजीन की। मैंने बताया था इसमें क्या होते हैं, एजो बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। कौन कौन? 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड और सल्फापिरिडीन। ठीक है, एजो बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। जैसे ही ये इंटेस्टीन में एंटर करते हैं तो इंटेस्टीन के जो कॉलोनिक बैक्टीरिया होते हैं इस एजो बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? 5 ASA और सल्फापिरिडीन। ठीक है, 5 ASA जो होता है ये एक्शन शो करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन शो करता है। ठीक है, अब क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसको कम करने के लिए ये अच्छा है। ये क्या करता है? इनिबिट करने का काम करता है कॉक्स को और लॉक्स को। हमने देखा था कि साइक्लोऑक्सीजनेज और लिपोऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में ही जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स थे, कौन कौन से? प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स, दे आर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, ये रिलीज हो रहे थे। तो ये इनको ही इनिबिट कर देगा तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स नहीं निकलेंगे, जिससे कि इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। ऑल्सो यूज एज डीमार्ट्स। डीमार्ट्स मैंने पहले भी बताया था, डीमार्ट्स आर डिजीज मॉडिफाइंग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, तो क्या है? डिजीज मॉडिफाइंग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो जहाँ भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होता है, वहाँ पे डीमार्ट्स दिए जाते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी डीमार्ट्स दिए जाते हैं। तो ब्रांड नेम किस नाम से आती है? सेलाजोपायरिन नाम से आती है, सेजो EN नाम से आती है, 0.5 ग्राम की टैबलेट के फॉर्म में आती है। अब आते हैं, बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की, सॉरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करेंगे। मैंने बताया था एक चीज़ रह गई बताने के लिए कि सल्फासालाजीन जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस की। ठीक है, अब
नेक्स्ट हमें बात करनी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की। तो अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस सल्फासालाजीन से ट्रीट नहीं होता है तब हम जाके बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। वैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी? क्रॉन्स डिजीज की। ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्रॉन्स डिजीज की, ठीक है। CRD है ये, CR और D, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आती है? प्रेडनिसोलोन आती है। अब इसको इसका जो एक्शन होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज की जाने वाली ड्रग्स है, ठीक है। इनका इनसे विद इन 3 to 7 days में रिलीफ मिलने लगता है पेशेंट को। ये IV भी दी जाती है और टैबलेट के फॉर्म में भी आती है, ठीक है। यहाँ पे दिखा भी रखता है 40 mg प्रेडनिसोलोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन के इंजेक्शन के फॉर्म में भी आती है, ठीक है। अगला बात करते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट की। मैंने बताया था IBD इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो इम्यूनोसप्रेसेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। अब अगर हमें IBD का लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करना है तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ठीक है। स्पेशली इन केस ऑफ क्रॉन्स डिजीज, स्पेशली इन केस ऑफ क्रॉन्स डिजीज में किया जाता है। अब जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं ये एक्ट कैसे करते हैं तो इसको समझने के लिए यहाँ पे आएंगे। तो देखो, इम्यूनोसप्रेसेंट्स blocks प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। अब देखो, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म ब्लॉक हुआ तो DNA सिंथेसिस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। DNA सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। लिम्फोसाइट्स नहीं बने जिसकी वजह से क्या होगा? एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। एंटीबॉडी नहीं बनी तो इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी, ठीक है। दोबारा से समझेंगे मैंने क्या बोला। मैंने कहा इम्यूनोसप्रेसेंट्स देने से क्या होगा? ये क्या करते हैं? जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म ब्लॉक हुआ, DNA सिंथेसिस ब्लॉक हुई, DNA सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो क्या होगा? लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। लिम्फोसाइट्स नहीं बने, एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, ठीक है। T सेल इम्यूनिटी कम हो जाएगी, एंटीबॉडीज कम बनेंगी, इनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा जिसकी वजह से इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी। यही तो हम चाह रहे थे, ठीक है। अपना काम बन गया। तो इस तरह से ये एक्ट करते हैं। कौन? इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? इसमें आती है एज़ाथायोप्रिन, ठीक है। इसमें आती है एज़ाथायोप्रिन। ये 1.5 to 2.5 mg पर केजी के हिसाब से दी जाती है, ठीक है। 1 किलो में 2.5 mg दे दो, और अगर 10 किलो का बच्चा है तो उसमें 25 mg तक दी जा सकती है, ठीक है। तो एज़ाथायोप्रिन टैबलेट्स 50 mg के फॉर्म में आती है, देखो दिखा रखी है, ठीक है। आगे बात करते हैं TNF अल्फा इनहिबिटर्स की। मैंने बताया था दे आर कॉस्टली ड्रग्स, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस है अगर क्रॉन्स डिजीज का तो उस कंडीशन में दी जाएगी, ठीक है। अगर स्टेरॉइड से भी काम नहीं चलता है, रिफ्रैक्ट्री डिजीज है। रिफ्रैक्ट्री डिजीज क्या होती है? जब हम रिफ्रैक्ट्री अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? जब अल्सरेटिव कोलाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस से भी ठीक नहीं हो रहा है, जो कि है सल्फासालाजीन। अगर सल्फासालाजीन से भी अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक नहीं होता है, फिर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से पे आते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से भी नहीं ट्रीट होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे रिफ्रैक्ट्री डिजीज, और उस कंडीशन के बाद ही हम TNF अल्फा इनहिबिटर्स यूज किए जाते हैं। इन्फ्लिक्सीमैब यूज किया जाता है या एडालीमुमैब यूज किया जाता है, ठीक है। ये ड्रग्स जो होती है ना, मैंने बताया था ये ड्रग्स हाई कॉस्ट की रहती हैं, कॉस्टली रहती हैं। साथ ही साथ ये इन्फेक्शंस को भी कॉज करती हैं,
ठीक है, इन्फेक्शंस को भी कॉज करती हैं। बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में इसको दिया जाएगा। तो ये बात हमने की आईबीडी और इसके मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ये दिखा रखा है इन्फीमैब, इसका ब्रांड नेम है, 100 mg। ये कंसनट्रेट फॉर सॉल्यूशन फॉर इन्फ्यूजन आता है। ठीक है, थैंक यू। आज हमारा आईबीडी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम कॉन्स्टिपेशन के लिए जो ड्रग्स यूज होती है उनके बारे में बात करेंगे।